वेलकम टू सक्सेस बिस्टा क्लासेस। दोस्तों, आपका सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस का एनालिसिस किए जा रहे हैं और हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जितना भी कंटेंट है, चाहे वह यूपी स्पेशल हो या फिर मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, सक्सेस बिस्टा क्लासेस आपको लगातार सब कुछ प्रोवाइड किए जा रहा है और क्वालिटी में प्रोवाइड कर रहा है। आप दोस्तों देखिए, आज 30 अगस्त है। 30 अगस्त की पहली शिफ्ट फिनिश हो चुकी है। हम आपके सामने एनालिसिस लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और सक्सेस बिस्टा को सपोर्ट करते रहिए। आइए शुरुआत करते हैं। ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? ग्रीन फाइनेंस दोस्तों, ग्रीन फाइनेंस जो है पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा देता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होना चाहिए था। अब दोस्तों, 114 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है? उच्चतम जीएसटी दर पूछी थी और कई स्टूडेंट देखिए 18% लगाकर आ गए। उच्चतम क्वेश्चन पे आप जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइट गुड्स होते क्या हैं। कई स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं था व्हाइट गुड्स में क्या आता है। व्हाइट गुड्स में दोस्तों एसी आती है, वॉशिंग मशीन आती है और आप देखेंगे 4 व्हीलर्स जैसी चीजें आती हैं। तो आप ये बताइए, व्हाइट गुड्स में जो एसी है इस पर जीएसटी रेट अलग है और वॉशिंग मशीन है इसका जीएसटी रेट अलग है। दोस्तों, वॉशिंग मशीन मध्यम वर्गीय परिवार भी यूज करते हैं तो 18% जो है इसका होता है। 18% जीएसटी दर है, ये बात ठीक है। लेकिन जो दोस्तों एसी है, एयर कंडीशनर, इसका जीएसटी रेट आप देखेंगे 28% जीएसटी लगती है इस पे। ये भी व्हाइट गुड्स है और यहाँ यही क्वेश्चन था, उच्चतम जीएसटी दर पूछी गई थी। तो याद रखिए उच्चतम में आएगा 28%, बाकी के व्हाइट गुड्स पे 18% भी लगती है। अब देखिए क्वेश्चन 115 था, भारत का सबसे बड़ा वन पूछ लिया गया। अब दोस्तों यहां पर वन पूछा है तो ऑब्वियस ही बात है, जो वेस्ट बंगाल का सुंदरबन है इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो गया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाता, ऑप्शन में उद्यान भी दिए गए हैं दोस्तों, देखिए वहां के तीनों उद्यान ही है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है लद्दाख, लद्दाख का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिश राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और याद रखिए जो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुजरात में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। लेकिन जिम कॉर्बेट का नाम बदल चुका है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या हो गया है? रामगंगा नदी जो है जिम कॉर्बेट के बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए जिम कॉर्बेट का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। एक बात और दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क, बिल्कुल सही है। ऑप्शन देखिए, एक जो था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कान्हा, माधव, पन्ना, ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान जो हैं ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। तो ये भी क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया, लठमार होली उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाने वाला उत्सव है? लठमार होली दोस्तों मथुरा है, लेकिन मथुरा ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है बरसाना। बरसाना जो है जहां से राधा कृष्ण की राधा संबंधित थी, तो यहां पर मनाया जाता है बरसाना लठमार होली। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर का, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क। दोस्तों यूपी स्पेशल जीके में जाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल टू द पॉइंट आपको मिलेंगे। हमने ये बताया हुआ था उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क कहां पर है दोस्तों? अभी ये निर्माणाधीन भी है, कुछ कार्य भी बाकी है। प्रयागराज में स्थित है। अब दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना से क्वेश्चन पूछा गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना, कई सारी योजनाएं लगातार आपसे पूछी जा रही हैं और पुरानी योजनाएं। 15 अगस्त सन 2014 को आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की थी। लेकिन दोस्तों 28 अगस्त 2014 को ये धरातल पर उतरी, इसको लॉन्च किया 28 अगस्त 2014, इसको याद रखिए। 119 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? याद रखिए भारत के पड़ोसी देशों में सबसे लंबी सीमा साझा कर रहा है बांग्लादेश, ऑप्शन में दिया था, हो ही नहीं सकता है। म्यांमार, ये भी ऑप्शन में है, देखिए ये भारत से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह से सीमा साझा करता है। ये चीन दोस्तों, ये चीन जो है लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, इन सबसे ये सीमा साझा कर रहा है। और अरुणाचल प्रदेश सबसे सीमा साझा कर रहा है, तो ये कहां से ऑप्शन में करेक्ट होगा? हाँ, मालदीव बेचारा ये किसी से सीमा साझा नहीं करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
120 इतिहास से क्वेश्चन पूछ लिया गया। आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन आपको दोस्तों इस बार इस शिफ्ट में मिले हैं देखने को। भारत से जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत कब मानी जाती है? तो याद रखिए दोस्तों, भारत में जो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज का वो नेतृत्व कर रहा था, और प्लासी का युद्ध जो हुआ था सिराजुद्दौला का ही दोस्तों कौन था? सिराजुद्दौला आप देखेंगे इसी का सेनापति था मीर जाफर ने इसको धोखा दे दिया। जब मीर जाफर ने इसको धोखा दिया तो मीर जाफर के धोखा देने के बाद 1757 का युद्ध बिना लड़े ही सिराजुद्दौला हार जाता है और भारत पर औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हो जाती है। बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 ईस्वी में होता है, 1764 ईस्वी में। और वांडीवास का युद्ध दोस्तों 1760 ईस्वी में, ये फ्रांसीसी सेना के बीच और अंग्रेजों के बीच होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, और पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच होता है पानीपत का दूसरा युद्ध। दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है? दोस्तों शहरीकरण से क्या हरियाली बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा शहरीकरण से। नाले देख रहे हो आप, शहरीकरण की देन है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। आप देखिए वायु प्रदूषण में कमी होगी, कितने आपको कबाड़ खाना मिलेगा, रोडों पे आपको, रोड के किनारे आपको इतना गंदगी मिलेगी। ये सारे शहरीकरण के ही तो उपकरण है दिए हुए। हाँ, उच्च कार्बन उत्सर्जन होता है, ये एक सही बात है, उच्च कार्बन उत्सर्जन होता है क्योंकि वनों को काटा जाता है। शहरीकरण होते समय वन काटे जा रहे हैं, वनों के जो वृक्ष काटे गए हैं उनके दरवाजे बनाए जा रहे हैं, लकड़ियों के सामान बनाए जा रहे हैं, और दोस्तों वो घर में लकड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, तो वन का विदोहन हो रहा है। वन के विदोहन की वजह से जो कार्बन को सिंक कर रहे थे, कार्बन सिंक की तरह काम कर रहे थे पेड़ पौधे, वो हट गए, तो कार्बन का उत्सर्जन भी बढ़ गया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट था, यही एक प्रोडक्ट है शहरीकरण का। अब दोस्तों दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 122 पूछ दिया गया आपसे। रैनसमवेयर शब्द का अर्थ क्या होता है? रैनसमवेयर शब्द दोस्तों ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं आगे। अब ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सदगति पूछ लिया गया। सदगति की एक पुस्तक है जिस पर बनी एक फिल्म थी, किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों यहाँ पर आप नोट लगा के लिख लीजिए, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं साहित्य के पुरोधा हैं, सबसे बड़े साहित्यकार भी हैं। इनकी कहानियाँ बिल्कुल चर्चा का विषय हैं क्योंकि ये आधुनिक साहित्य में भी काफ़ी ज़्यादा स्थान रखती हैं दोस्तों, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के देखेंगे सामाजिक जो जितनी कुरीतियाँ उन पर कुठाराघात किया है मुंशी प्रेमचंद ने। सामाजिक कुरीतियों को आईना दिखाने का काम किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। आप देखेंगे दोस्तों इन्हीं के द्वारा लिखा गया उपन्यास है गोदान, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है गबन, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है सेवा सदन, और दोस्तों सबसे अच्छा जो उपन्यास इनका गोदान है। फिर आप निर्मला देखेंगे, निर्मला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्मला है, और कर्मभूमि है इन्हीं का, कर्मभूमि, और रंगभूमि भी इन्हीं का है, रंगभूमि। और इसके अलावा कुछ कहानियाँ भी लिख लीजिए। ये तो उपन्यास हैं, उपन्यास अलग हैं, आप कहानियाँ बताते हैं। कहानियाँ आप देखेंगे नमक का दारोगा इन्हीं के द्वारा लिखी गई। दोस्तों ये देखिए कहानी पूछी गई है आपसे, ये सदगति जो है ये कहानी ही पूछी गई है, और ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा सी करेक्ट है। अब उनकी कुछ कहानियाँ लिख लीजिए। नमक का दारोगा है, आप देखेंगे शूद्र इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। आप देखेंगे कफन कहानी भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। आप देखेंगे सवा शेर गेहूँ जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और इस आप ही देखेंगे अगर तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा दूध का दाम लिखी गई है, दूध का दाम, और बूढ़ी काकी भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, बूढ़ी काकी। और ईदगाह भी मुंशी प्रेमचंद के ही द्वारा लिखी गई है। तो इतनी कहानियाँ जो हैं आपको याद रखनी है। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सामाजिक रुग्णता जो है आज के युग में फैली हुई है, ऊंच नीच, छुआछूत, और जो पहले के समय का वर्ण व्यवस्था का क्रम था उस पर कठोराघात भी कर दी है इनकी कहानियाँ। ये देखिए क्वेश्चन 124, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है? आप बताइए। लाल बहादुर शास्त्री को मिला है, नरसिम्हा राव जी को मिला है, चरण सिंह को रिसेंटली मिला है, तो बचे कौन है? मनमोहन सिंह, जिनको अभी तक भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन इसका ये सही था।
अब दोस्तों ये देखिए, भारत में प्रथम जनगणना के शासक के काल में हुई, तो लॉर्ड मेयो जो था 1772 ईस्वी, आप ये भी याद रखिए 1772 ईस्वी में इसके काल में हुई। फिर 1782 में ये दोबारा से शुरू होती है। 1782 में रीओपन करने वाला कौन था? रिपन के काल में 1782 में ये पुनः शुरुआत होती है। 126 नंबर का क्वेश्चन है, अन्य वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करने का अर्थ क्या होता है? वेब हाईजैकिंग होती है। अब क्वेश्चन 127, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? दोस्तों आपको बता दें, ब्रह्मपुत्र है, तीस्ता, ये सारी नदियां भारत बांग्लादेश दोनों में है, लेकिन गंगा नदी को लेकर ये विवाद चलता रहता है भारत और बांग्लादेश के बीच। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये क्वेश्चन देखिए 128 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में होती है, जब महात्मा गांधी भारत आते हैं 1915 में। आप देखेंगे तब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है, तो 1914 याद रखिए। और दोस्तों इसके साथ ही आपको द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ, ये भी याद रखिए, कई बार पूछा जा सकता है। हड़प्पा की सभ्यता को अन्य किस नाम से जानते हैं? दोस्तों हड़प्पा की सभ्यता सिंधु नदी के तट पर है, तो आपको याद होना चाहिए सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है 123 नंबर का, कोई 130 नंबर, भारत में जीएसटी का जनक कौन है? कई स्टूडेंट इसको लेके कंफ्यूज थे, वो किसको खोज रहे थे ऑप्शन में? केलकर, क्योंकि केलकर समिति को आधार बनाकर मान रहे थे कि केलकर जी ऑप्शन में होंगे, कहीं नहीं थे। और ये देखिए महाराज क्या लगा के आए हैं, मनमोहन सिंह लगा के आए हैं। तो याद रखिए सबसे पहले सन 2000 में सबसे पहले जीएसटी की अवधारणा भारत में लागू करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा इसको किया गया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब दोस्तों 131 नंबर का क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स के समान फ्लीड्स की अवधारणा पेश की है? तो दोस्तों ये ट्विटर ने की है, एक्स, आप इसको ऑप्शन सी करेक्ट है। अब दोस्तों 133 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आजादी से संबंधित है? ये देखिए दोस्तों अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 जो है भारतीय वाक स्वतंत्रता, जो भारत के संविधान है उसमें वाक स्वतंत्रता का वर्णन अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत की गई है। वहीं दोस्तों आप देखेंगे आर्टिकल जो 21 है, अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ, जीने के अधिकार से संबंधित है, न कि इससे संबंधित है। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में दुनिया की 90% छोटे हीरे तराशे जाते हैं, संसाधित होते हैं? तो याद रखिए भारत में हीरो का शहर क्या है? सूरत, ऑप्शन डी करेक्ट था। 135 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण क्या है? दोस्तों यहाँ जनगणना नहीं होना चाहिए था, ये FSR रिपोर्ट है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो होती है, इसके अनुसार ये डाटा है 21.05%, इसका करेक्ट ऑप्शन था। 136 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाट्य विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है? दोस्तों भरत मुनि के द्वारा लिखा गया ये नाट्यशास्त्र काफी फेमस है, तो याद रखिए आप, और ये ऑप्शन इसका करेक्ट था। अब दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन था जो विश्व बैंक की ही एक ब्रांच है, ये IBRD का आपको पूछा था इसका मुख्य काम क्या है? ये एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी बिल्कुल नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। यह दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, ये बात सही है, जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता देती है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए था। अब दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 हरित क्रांति से संबंधित था। हरित क्रांति का जिसमें विकासशील देशों में कृषि उत्पादन एवं उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो दोस्तों उच्च उपज, उच्च जो किस्म के बीज हैं, इनसे संबंधित था ये हरित क्रांति। अब आइए दोस्तों देखिए 140 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? दोस्तों केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर की राजधानी आप देखेंगे इम्फाल के अंदर है ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन देखिए। अब क्वेश्चन 141, आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है? तो दोस्तों ये आर्कटिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को समन्वय प्रदान करती है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था। अब दोस्तों इसको देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति पूछ दिए गए कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अब दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार में दोस्तों क्या क्या शामिल है? मानवाधिकार में दोस्तों आपको पता है स्वतंत्रता और आपके विशेषाधिकार दोनों शामिल हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स जो है एक निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम बना रहा है, इसके सह स्थापना किसने की? तो एलन मस्क ने की थी। UNCTAD UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन
ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पूछा गया था, किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह, कहने का मीन्स है जो ब्रांड्स आपका एवरी हैज ए स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप की खोज करने वाला जो था वो थे लैंडस्टीनर, ये इनके द्वारा की गई। सोफिया किस देश की राजधानी है? दोस्तों ये भी पूछ लिया गया आपसे, बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। और अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की बात करता है? क्षमादान शक्ति की बात कौन सा कर रहा है? अनुच्छेद 72 कर रहा है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन था 149वां, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों सहकारी का अर्थ ही होता है सदस्यों की सेवा करने वाला जो संस्थान है, आप उसी को बोलेंगे सहकारी का प्राथमिक उद्देश्य है। 150वां क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो साइबर सुरक्षा CERT इन जो है ये CERT है, ना कि NIA, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है दोस्तों, ना कि साइबर सुरक्षा से संबंधित। तो CERT इन जो है ये है साइबर सुरक्षा से संबंधित संस्थान। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सक्सेस विस्टा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और इसको लाइक एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू।